नमस्कार, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं जनसंख्या और प्रतिदर्श विधियों के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। जनगणना और प्रतिदर्श विधि। सांख्यिकी के अंदर आंकड़ों को इकट्ठा करने की अलग अलग विधियां हम जानते हैं, लेकिन मुख्यतः दो विधियों के बारे में आज हम यहाँ चर्चा करेंगे, जो कि है जनगणना विधि और प्रतिदर्श विधि। इसको हम अंग्रेजी में सेंसस मेथड बोलते हैं और इसको सैंपल मेथड बोलते हैं। दोनों विधियां हैं, दोनों आंकड़ों को इकट्ठा करने का काम करती हैं। किस प्रकार से काम करती हैं, आइए जान लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे जनगणना के बारे में। देखो, जनगणना होती है जनसंख्या के बारे में पता लगाना। जनसंख्या एक शब्द है हमारे पास, जनसंख्या, पॉपुलेशन। वैसे किसी भी राष्ट्र के अंदर, किसी भी देश के अंदर रहने वाली लोगों की संख्या को ही जनसंख्या कहा जाता है, परंतु सांख्यिकी के अंदर इसका अर्थ बदल जाता है। जब हम मदों के समूहों का या किसी ऐसी इकाई का अध्ययन करते हैं जो अपना अलग अलग प्रकार बताती हो, ग्रुप ऑफ आइटम हो, वो हमारे लिए जनसंख्या है। यहाँ पर जनसंख्या को हम दूसरे नामों से जानते हैं। क्या है दूसरे नाम, या आप इसको समग्र कह सकते हैं, समग्र। ठीक है। इनके अंदर से ही हमें आंकड़े इकट्ठे करने होते हैं, जनगणना विधि में भी और प्रतिदर्श विधि के अंदर भी। अब जनगणना विधि आप ऐसे समझिए कि हमारे पास एक बाउल है, मान लेते हैं ये कोई बाउल है, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारे आंकड़े हैं, ये आंकड़े लगा लेते हैं हम, ये डाटा है अपना, ठीक है। जब अनुसंधान करता तो ऐसा कोई भी आंकड़ा जब हम देखते हैं, उसमें सीधा हम जनगणना करते हैं प्रत्येक आंकड़े की, प्रत्येक मद की, ठीक है। वहीं प्रतिदर्श के अंदर हम क्या करते हैं, केवल कुछ चुनिंदा, इनमें से कुछ चुनिंदा ही हम आंकड़े उठा लेते हैं, चुनिंदा आंकड़े उठा लेते हैं और उनके बारे में जो है चर्चा करते हैं, उनसे ही कोई हम परिणाम प्राप्त करते हैं। ये अपना प्रतिदर्श विधि कहलाता है। एक इसका उदाहरण है हमारे पास। मान लीजिए आपको कोई बीमारी हो गई और आप डॉक्टर के पास जाते हैं अपना ब्लड टेस्ट कराने के लिए। तो डॉक्टर आपके ब्लड की केवल कुछ बूंदों से ही, ब्लड का एक सैंपल लेकर ही आपकी बीमारी का पता लगा सकता है ना। वो केवल रक्त की कुछ बूंदे लेता है, तो कुछ बूंदे लेना यानी कि सैंपल लेना, यही प्रतिदर्श विधि है हमारी। इसके अलावा मान लीजिए आप घर पे खाना बनाते हैं, आप चावल के कुछ दानों को निकाल कर ही पता कर लेते हैं कि चावल अभी पके हैं या कच्चे हैं, तो ये भी एक सैंपल ही है। आपने सारे चावल चेक नहीं किए, आपने सिर्फ चावल के कुछ दाने चेक किए कि चावल कच्चे हैं या पके हैं। तो जब हम केवल कुछ ही आइटम्स के द्वारा ये पता लगा लें कि जो रिज़ल्ट है आपको वो सफिशिएंट मिला है या नहीं मिला, वही हमारा प्रतिदर्श विधि का उदाहरण है, ठीक है। अब हमारे पास जनगणना विधि कहाँ कहाँ उपयुक्त की जा सकती है, तो आइए उसके बारे में हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो देखो, जिसका क्षेत्र सीमित हो, यानी कि एक सीमित क्षेत्र में ही, एक कम क्षेत्र में ही आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ये विभिन्न गुणों वाली इकाई होती है, क्योंकि इससे हमें अलग अलग प्रकार के जो आंकड़े हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। क्योंकि जनगणना विधि के अंतर्गत आप इसको वहाँ उपयोग करेंगे जहाँ आप पता तो करने गए व्यक्तियों की आय का, लेकिन आपको साथ साथ उनके व्यय का, उनके खर्चों का, उनकी आयु का, आदि सारी चीज़ों का पता लग जाता है। इसके अंदर हमें गहन अध्ययन की आवश्यकता होती है, ठीक है, और शुद्धता और विश्वसनीयता की भी इसके अंदर आवश्यकता होती है।
इसका गुण कहलाएगा इसके अंदर पक्षपात की संभावना कम रहती है। ठीक है, इसमें पक्षपात की संभावना बहुत ही कम रहेगी और हमें विस्तृत सूचना प्राप्त हो जाती है। जितने भी हमारे पास समग्र हो गए, आंकड़े हो गए, उनकी विस्तृत सूचना आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा मिश्रित अनुसंधान का इसमें अध्ययन हो जाता है। मतलब आप वही है, आय का पता लगाने गए, आपको साथ में उनके वय का भी पता लग गया, उनकी आयु का भी पता लग गया। ठीक है, जनसंख्या का तो पता लग ही रहा था आपको। अप्रत्यक्ष जांच होती है इसकी, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें डायरेक्ट इन्वेस्टिगेट की जाती हैं, लेकिन इसमें अप्रत्यक्ष रूप से भी जांच हो जाती है, जैसे कि बेरोजगारी का पता लगाना, महंगाई का पता लगाना, भ्रष्टाचार का पता लगाना, ये सारी चीज़ें हम इसके द्वारा कर सकते हैं। वहीं कुछ इसके अवगुण भी हैं, जैसे ये एक खर्चीली विधि है। इसको हटा देते हैं, रफ कर देते हैं। ये हमारी एक खर्चीली विधि है। ये इसका अवगुण है। क्यों अवगुण? क्यों? इसीलिए क्योंकि इसके अंदर धन की अधिक आवश्यकता होती है। जनगणना विधि में प्रत्येक व्यक्ति के पास जाके आंकड़ों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल काम होता है, इसीलिए ये हमारे लिए एक अधिक खर्चीली विधि है। अधिक मानव शक्ति का प्रयोग इसके अंदर होता है, क्योंकि देखो पूरे समग्र का जब आप आंकड़ा इकट्ठा करते हो, उनके बारे में कोई परिणाम निकालते हो, तो आपको विभिन्न प्रकार के लोगों को जो विभिन्न प्रकार की योग्यताएं रखते हैं उनको इकट्ठा करना है। ठीक है, तब जाके आप इसको प्रयोग में ला सकते हो। विशाल जो आप ये कहिए कि इन्वेस्टिगेशन करना है, उसके संबंध में ये उपयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना, फिर उनके बारे में अलग अलग वैसे जानकारियाँ निकालना, तो वहाँ पे इस विधि का आप प्रयोग नहीं कर सकते। अगला है हमारा प्रतिदर्श विधि। अब देखो सैंपलिंग मेथड में क्या होता है, जो भी समग्र है हमारा, जो इसका प्रतिनिधित्व करता है, छोटे से समूह का, छोटे से आंकड़े से ही हम उसका निष्कर्ष प्राप्त कर सकते हैं। कहाँ प्रयोग कर सकते हैं इसको? जहाँ पे क्षेत्र बड़ा हो, जहाँ पे बड़ा क्षेत्र हो, हमें सिर्फ एक सैंपल के द्वारा ही सारे आंकड़े प्राप्त हो जाएं, वहाँ पे इसका प्रयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कि आपने सिर्फ 3 सैंपल लिए, उससे आपको सारी की सारी जानकारी प्राप्त हो गई। ठीक है, उच्च स्तर की शुद्धता की आवश्यकता इसके अंदर नहीं पड़ती, सफिशिएंट आंकड़े ही आपके रहते हैं, उसी से आप सारी की सारी अनुमानित जो संभावनाएं हैं उनका पता लगा लेते हैं। ये विधि कम खर्चीली विधि होती है, क्योंकि इसके अंदर धन का कम खर्चा किया जाता है, समय की भी बचत हो जाती है। आपने सारे आंकड़ों के बारे में पता नहीं लगाना, कुछ चुनिंदा आंकड़ों के बारे में ही हमें जानकारी प्राप्त करनी है। गलती की पहचान करना बहुत सरल हो जाता है इसके अंदर। ठीक है, अब देखो इसके अंदर गलती की पहचान करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि आपको प्रत्येक आंकड़े की यहाँ पे जानकारी लेनी पड़ेगी। लेकिन जब आपके पास आंकड़े ही कम हैं प्रतिदर्श विधि के अंदर, तो गलती की संभावना बहुत कम रहती है और आप बहुत जल्दी ही गलती की पहचान कर लेते हैं। इसके अतिरिक्त ये एक प्रतिदर्श विधि एक वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसके अंदर किसी भी प्रकार से आप उचित प्रकार से सैंपलिंग मेथड का यूज़ करते हैं। ये सारे इसके गुण रहेंगे। अवगुण हो सकते हैं, अशुद्ध निष्कर्ष निकल सकता है कि मान लीजिए आपने सिर्फ 3 सैंपल लिए, लेकिन 3 सैंपल जो है वो उपयुक्त नहीं थे कोई भी निष्कर्ष निकालने के लिए, तो आपको अशुद्धता का इससे बोध होगा, है ना। अशुद्ध आंकड़े भी हमें प्राप्त हो सकते हैं। सैंपल बनाने में कठिनाई हो सकती है कि कभी आपको वो आंकड़े प्राप्त ही ना हो जो सही जानकारी दें। ठीक है, विशिष्ट ज्ञान की आवश्यकता होती है। तो ये सारे हमारे रहेंगे सैंपलिंग मेथड के और जनगणना विधि के। दोनों के द्वारा ही आप आंकड़ों का संकलन करते हैं, आंकड़ों का संकलन करते हैं, आंकड़ों को इकट्ठा करते हैं। ठीक है, जनगणना विधि के अंदर हम प्रत्येक मद के बारे में जानकारी इकट्ठी करते हैं। प्रतिदर्श विधि में प्रत्येक मद में से कुछ चुनिंदा मदों में से आंकड़े या जानकारी प्राप्त करते हैं। ठीक है, सेंसस मेथड जनसंख्या या जनगणना विधि के अंतर्गत आप जनसंख्या का भी पता लगाते हैं। ठीक है, जो कि हर 10 साल में पता लगाया जाता है जनगणना का।
और प्रतिदर्श विधि में आप सैंपल के थ्रू कोई भी जो आपका निष्कर्ष है उसको निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और उम्मीद करते हैं आपको ये टॉपिक्स अच्छे से समझ में आए होंगे और अपनी अच्छे से रिवीजन कीजिए आप। यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।